गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो 3 मेथड्स थे उनको पढ़ा था, जिसमें डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और थर्ड डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अब हम जो नेक्स्ट मेथड्स हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अनुबंधों की समाप्ति के उनको पढ़ेंगे और आज ये फोर्थ जो मेथड्स है, तो आइए समझते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी ऑपरेशन ऑफ द लॉ, एक प्रकार से कानून के लागू होने के कारण जो है कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाते हैं। कैसे देखते हैं। फर्स्ट है बाय डेथ ऑफ ए पार्टी। जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टी की डेथ हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जिसे परफॉर्म करने के लिए जो पर्सनल स्किल है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसकी नीड हो, ठीक है ना। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में यदि पार्टीज की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हुआ माना जाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा क्या है कि एक फिल्म प्रोड्यूसर है, उसने ए नाम के एक एक्टर को और फिल्म के लिए जो है उसने बुक किया है कि जो ए नाम का एक्टर है वो जो बी प्रोड्यूसर है उसके फिल्म में काम करेगा, एक्टिंग करेगा। परंतु जो ए एक्टर है उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या है, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे केवल वही व्यक्ति पूरा कर सकता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया। इसमें जो एक्टर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको पूरा करने के लिए पर्सनल जो स्किल है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसकी नीड है। तो इस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पार्टीज की मृत्यु हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है। जिस कॉन्ट्रैक्ट में किसी पर्सनल स्किल की, पर्सनल एक्सपीरियंस की नीड नहीं हो, पर्सनल क्रिएटिविटी की नीड नहीं हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यदि पार्टीज की मृत्यु हो जाती है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त नहीं होता है, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस को पूरा करने के लिए जो प्रोमिसर है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लायबल होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में कई बार बताया। अब हम नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टी। यदि कोई पक्षकार है या कोई कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है ना। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो उस पर जितनी भी देनदारी है वो समाप्त हो जाती है। अब उसे किसी भी प्रकार का भुगतान करने के लिए जो है उससे डिमांड नहीं की जा सकती। तो जब किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दे, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे, तो उसके जितने भी प्रॉमिस है वो समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है बाय मर्जर, ठीक है ना। मर्जर का मतलब क्या है, लेसर स्टेट इन ग्रेटर स्टेट, ठीक है ना। मर्जर मतलब विलयन, विलय हो गया। जैसे आपने मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैंने किसी घर को किराए पर लिया और अब क्या हुआ कि किराए पर लेने के लिए मैंने जो घर का मालिक है, जो ओनर है प्रॉपर्टी का, उसके साथ एक रेंट एग्रीमेंट है वो साइन किया। अब क्या हुआ, 2 महीने बाद मैंने उस घर को कंप्लीटली परचेज कर लिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो रेंट एग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह क्या होगा, एक तरीके से जो प्रॉपर्टी परचेज का जो है कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है वो बन जाएगा। यानी जो लेसर स्टेट है वो ग्रेटर स्टेट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना, उनका विलय हो गया। तो इस प्रकार से यदि जो मर्ज हो जाए लेसर स्टेट इनटू ग्रेटर स्टेट, तब जो कॉन्ट्रैक्ट है जो लेसर स्टेट के लिए किया गया था वो समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। जो आपने रेंट पे मकान लिया है उसके लिए रेंट एग्रीमेंट बना है, यदि थोड़े समय बाद आप उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं तो फिर जो रेंट एग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिक, या जो कॉन्ट्रैक्ट है रेंट का वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखिए,
जो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि इम्पॉसिबिलिटी कई प्रकार की हो सकती हैं और उसके बारे में हम एक अलग वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ कि यदि कोई एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी है, जब कॉन्ट्रैक्ट किया था उस समय जो पार्टीज को मालूम था, दो पार्टी में से एक को मालूम था कि जो प्रॉमिस किया जा रहा है उसको पूरा करना संभव नहीं है, और इसके बावजूद जो पार्टी है उस बात को छुपाता है, उसको हाइड करता है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो एक प्रकार से वॉइड अब इनिशियो होता है, ठीक है ना। वॉइड अब इनिशियो मतलब प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, और जो पार्टी इस बात को छुपाता है तो उससे कंपनसेशन की डिमांड की जा सकती है। यदि इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कॉन्ट्रैक्ट करते समय, लेकिन पार्टीज को ये ध्यान में नहीं है, दोनों पक्षकार को ही ध्यान में नहीं है कि जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं उसको पूरा करना संभव नहीं है। ये इसमें कुछ भी रीजन हो सकता है, जैसे सब्जेक्ट मैटर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, समाप्त हो गया, या जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, गवर्नमेंट लॉ है वो चेंज हो गई, ठीक है ना। किसी भी कारण से वो इम्पॉसिबल है, बट दोनों पार्टीज को मालूम नहीं कि जो प्रॉमिस किया जा रहा है कि उसको परफॉर्म करना पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है ना। दे आर इन गुड फेथ, ठीक है, उनको लगता है कि जो प्रॉमिस किया जा रहा है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, बट वो ऐसा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो इम्पॉसिबल है परफॉर्म, परंतु पार्टीज को जानकारी नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा कि जब उनको पता चलेगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट है एक प्रकार से जो वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है ना। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट की विशेषता क्या होती है कि जो भी हम प्रॉमिस करें वो पॉसिबल टू परफॉर्म हो, ठीक है ना, उसको हम पूरा कर सकते हैं, तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। अब हम एक और जो जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये तो बात है कि एग्जिस्टिंग, एक है फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, जिसमें अभी वर्तमान में जो है वो पॉसिबल है, बट फ्यूचर में जब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा, प्रॉमिस को पूरा किया जाएगा, तब या तो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोई बदलाव हो जाए जिसकी वजह से हम प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकें, या फिर क्या हो सकता है कि जो कुछ जैसे सब्जेक्ट मैटर है वो समाप्त हो जाए। तो उसकी वजह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि जैसे आप कोई टूर्स एंड ट्रेवल्स जो कंपनी है वो चलाते हैं, आपने किसी व्यक्ति की बुकिंग की कि आप उसको नेपाल में जो नेपाल घुमाएंगे, और यदि नेपाल के अंदर जो भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है ना, तो उसके वजह से आप उसे नेपाल विजिट नहीं करा सकते, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं थी, ये एक फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, और जिसकी वजह से जो प्रॉमिसर है वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त हुआ माना जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय मटेरियल अल्टरेशन। अब देखिए ये पढ़ने से पहले मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी है उसमें क्या होता है, इसको जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, एक विवशता का सिद्धांत है, जिसकी वजह से जो प्रॉमिसर है वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाता है, ठीक है ना, तो वो विवश हो जाता है, एक प्रकार से उसके जो है नियंत्रण में नहीं है कि प्रॉमिस को पूरा कर सके, ठीक है ना। उसी को हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कि जब प्रॉमिसर अपने प्रॉमिस को पूरा करने में सक्षम नहीं हो, ठीक है ना। और डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से अलग से पढ़ेंगे। अब है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय मटेरियल अल्टरेशन, यानी जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया जाए तब वो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल हम समझते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे बैंक है किसी व्यक्ति को लोन देती है
तो उसमें क्या है कि एक बैंक है वो क्या है जो है जो क्रेडिटर है, ठीक है ना, और जो लोन लेने वाला व्यक्ति है वो डेटर है, और एक व्यक्ति है जो गारंटी देता है डेटर के बिहाफ पर कि वो टाइम से लोन जो है का रीपेमेंट कर देगा। यदि डेटर लोन का रीपेमेंट नहीं करता है तो फिर जो श्योरिटी होता है, जो आश्वासन देता है बैंक को कि डेटर के बिहाफ पर कि यदि वो लोन का रीपेमेंट नहीं करता तो श्योरिटी है वो उस लोन, श्योरिटी का मतलब प्रतिभूति, एक प्रकार से वो गारंटर है जिसने गारंटी दी है बैंक को कि वो जो ऋणी है या डेटर है उसके बिहाफ पर लोन का रीपेमेंट करेगा। यदि डेटर डिफॉल्ट कर जाता है, ऋणी डिफॉल्ट कर जाता है तो अब यहाँ पर ये तीनों के मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब क्या हुआ कि जो बैंक है और जो ऋणी है यानी डेटर जिन्होंने लोन लिया था, दोनों ने मिलके क्या है जो लोन की टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव कर दिया बिना श्योरिटी को पूछे। तो अब क्या होगा, जो श्योरिटी है वो अपने जो ऑब्लिगेशन से वो एक प्रकार से उसकी ऑब्लिगेशन समाप्त हो जाएगी, वो उससे फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको समझना, एक और एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, यदि उस कॉन्ट्रैक्ट में एक पक्षकार उस कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है या उसमें डेट है या अमाउंट है उसमें चेंज कर देता है बिना दूसरे पक्षकार के परमिशन के, तो वो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हुआ माना जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल और समझ सकते हैं, जैसे चेक है, चेक के अंदर जो डेट है, अमाउंट है, वो ऑलरेडी जो एक राइटर है चेक लिखने वाला वो लिखता। यदि उसमें जो परिवर्तन कर दे जो एक्सेप्ट करने वाला, तो फिर क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त हुआ माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी यही पॉइंट काम करता है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉमिस किया गया था उस परफॉर्म करने के लिए, यदि पार्टी ने उस प्रॉमिस को पूरा करने से मना कर दिया, यानी अनुबंध भंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से जो पक्षकार है उन्होंने मना कर दिया, तो उसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि ए और बी, यहाँ पर दो व्यापारी हैं, ठीक है ना, ए और बी, ठीक है ना। ए ने जो 1000 क्विंटल जो गेहूं है वो बी को डिलीवर करने का प्रॉमिस किया, ठीक है ना। तो जो 1000 में से 400 जो क्विंटल है वो गेहूं उन्होंने ऑलरेडी बी को डिलीवर कर दिया, ठीक है ना। परंतु जो रिमेनिंग जो अमाउंट है यानी 600 क्विंटल, ठीक है ना, 600 क्विंटल जो गेहूं है उसकी डिलीवरी करने से ए ने मना कर दिया। तो ये क्या होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तब अनुबंध है या कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त हो जाता है। बट जो भी यहाँ पर पीड़ित पक्षकार है, जो एग्रीड पार्टी है जिसका नुकसान हुआ है, वो कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है प्रॉमिसर से। तो इस प्रकार से ये कुछ मेथड्स हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, और उम्मीद है आप सबको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध के समापन से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।